नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल को भाई देवभूमि सीएम धामी के कार्यों से हुए प्रभावित, कहा मानस खंड कॉरिडोर बनने से उत्तराखंड और नेपाल की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। जमीन धोखाधड़ी मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, देहरादून सब रजिस्ट्रार निलंबित, हाल ही में सीएम धामी ने दिए थे कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ली हरिद्वार जिला योजना की बैठक, विधायकों ने किया हंगामा, अपने प्रस्ताव शामिल नहीं होने से थे नाराज। गढ़वाल वासियों पर कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी का वीडियो वायरल, भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा उत्तराखंड के लोगों का अपमान कर रही कांग्रेस। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पंपा भुसाल धामी सरकार के कामों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जहां एक और मानस खंड कॉरिडोर के बनने से उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा, वहीं नेपाल की भी आर्थिकी मजबूत होगी, क्योंकि मानस खंड सर्किट से नेपाल के भी कई धार्मिक स्थल जोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह काफी कुछ सीख कर यहां से जाएंगे और नेपाल में भी इन बातों पर अमल करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में सीएम धामी की सोच से पलायन रोकने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसकी नेपाली मूल के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशंसा की है। हमने उनके काम से, यहाँ के मुख्यमंत्री के काम से, कि हम इससे बहुत लाभ नेपाल भी ले आएंगे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक पर्यटन को के जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसके विकास कर रहा है, उसी के वजह से यहाँ के आर्थिक विकास में भी योगदान है। और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जो माइग्रेशन है, उसके रोकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से योजना बनाकर काम कर रहा है, हम बहुत खुश है। मानस खंडा उसका एक सर्कल पूरा करना, नेपाल का भी बहुत धार्मिक स्थल उससे संबंधित है। उस एक सर्कल के रूप में उसका विकास करने से भारत तो लाभान्वित होगा, नेपाल इससे उससे ज्यादा लाभ ले आएंगे। हम ये भी प्रस्ताव लेकर अब नेपाल की सरकार से मिनिस्ट्री से हम बात। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने देहरादून के अटल उत्कृष्ट स्कूल घनंद राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया। छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का भव्य स्वागत किया और इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षकों के साथ बैठकर स्कूल की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। राजकीय इंटर कॉलेज मसूरी 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी भूषण हैं, घनानंद खंडूरी जी की परपौत्री हैं, उसी परिवार से उनका संबंध है। विद्यालय की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि सरकारी संस्था है तो बहुत सारी चीज़ें सरकार पर डिपेंड रहती है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विद्यालय की जो भी मूलभूत सुविधाएं जो हमने मांग पत्र प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार वो इस पर कार्यवाही करेंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ जब भी पहुँचती हूँ और आज यहाँ पे पहुँची हूँ और मुझे खुशी है कि आज ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अच्छे काम की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। और इसको और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कूल को और बढ़िया इस कैसे कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर और अच्छा हम बच्चों को शिक्षा दे सकें। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में विधायकों ने अपने प्रस्तावों को शामिल न किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे के बाद बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को शामिल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ 48 लाख का बजट पारित किया गया, जिसमें 50% पुराने कामों के लिए, जबकि 50% बजट में
कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिसके लिए नए ड्रेनेज डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने नाराजगी भी व्यक्त की। ऑलमोस्ट 1 साल बाद हुई है, तो पहले तो यही था कि 1 साल बाद क्यों हुई है। दूसरा, अगर विधायक कोई अपनी बात रख रहे हैं, कोई पीड़ा रख रहे हैं कि उनका प्रस्ताव नहीं आया, तो हम अपने माननीय मंत्री या अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें जिला पंचायत सदस्य बीच में करें, टोका टाकी करें विधायकों से। विधायक देखिए माननीय विधायक है, मुख्य सचिव का एक प्रोटोकॉल होता है उनका। अब उनसे कोई मिसबिहेव करे, कोई वार्तालाप करे, बहसबाजी करे, वो अच्छा नहीं है। और ये चीज़ें माननीय मंत्री जी को भी देखनी चाहिए, अधिकारियों को भी देखनी चाहिए कि एक फ्लो में मीटिंग चलनी चाहिए। नहीं, ऑब्वियस है प्रस्ताव कम आए हैं, प्लस हमारा बजट भी कम है। जबकि हमने मुख्यमंत्री जी से, जो विपक्ष के विधायक मिले थे, उन्होंने बात रखी थी कि पौड़ी जैसे जिले का जब 79 करोड़ है, तो हमारे जिले का कम क्यों है, 59 क्यों है। तो उसमें 3-4 करोड़ बड़े भी हैं, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि बहुत ही बड़ा जिला है, सेंसिटिव जिला है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। अभी भी मैंने मीटिंग में यही बोला। तो हमें ज़्यादा पैसे चाहिए यहाँ के विकास कार्यों के लिए, और मीटिंग सुचारू रूप से मेरे ख्याल से 5-6 महीने में एक बार होनी चाहिए, जिससे हमें ये भी पता चले कि पिछली मीटिंग के कार्य कितने हुए और कितने नहीं हुए। जिला योजना की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हज़ार जो हमने यहाँ पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था। तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है, और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। और इसके साथ साथ निश्चित रूप में, क्योंकि ये आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके हम लोग यहाँ केंद्र की टीम भी आ रही है, तो आपदा के क्षेत्र के अंदर जो भी सहायता होगी वो इस क्षेत्र की हम लोग करवाएंगे, हरिद्वार की करवाएंगे। चंपावत जनपद में खेल एवं नागरिक मंत्री एवं चंपावत जनपद के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या का पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने भूस्खलन की चपेट में आए 3 परिवारों से मुलाकात कर उन्हें 3-3 लाख रुपए की सहयोग राशि का चेक दिया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने चंपावत जनपद के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और जनपद में आपदा से संबंधित समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को निर्देशित किया कि रास्तों को खुला रखने की कोशिश की जाए। जैसे ही कहीं भी रास्ता बंद हो या कहीं भी आपदा की स्थिति हो तो तुरंत वहां राहत पहुंचाने का कार्य किया जाए। आपदा राहत के लिए 15 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में स्वाभाविक रूप से कई ऐसी घटनाएं आपदा की हमको देखने को मिलती है, जिसके कारण से जो है जनमानस को कहीं ना कहीं असुविधा होती है। तो आज मैं उसी को यहाँ पर निरीक्षण करने आई थी और साथ साथ में समीक्षा बैठक भी करने आई थी कि आपदा का प्रबंधन किस प्रकार से जो है जिला प्रशासन करने का काम कर रहा है। मां पूर्णागिरी की ऐसी कृपा है कि चंपावत में अभी तक में किसी प्रकार की अप्रिय घटना जो है आपदा के वजह से नहीं हुई है, ना कोई जनहानि हुई है और न ऐसी कोई भयानक कोई क्षति हुई है। हाँ, कुछ पशु क्षति हम लोगों को जानकारी में आया है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी कर दी गई है। इस भूस्खलन के चपेट में जो परिवार आ रहे हैं उनको भी आज यहाँ पे चेक वितरण करते हुए उनके विस्थापन की व्यवस्था जो है उनको यहाँ पर करके दी है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर केंद्रीय विद्यालय हाथी बड़कला में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान केवीएस के डिप्टी कमिश्नर सुकीर्ति रायवानी ने कहा कि 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों के विशेष गुणों को निखारने का कार्य किया जा रहा है। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से हमारी बुनियाद मजबूत होगी। बच्चे अगर शुरुआती दौर में अपनी सोच को विस्तार देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से इसके परिणाम धीरे धीरे आगे मिलेंगे। ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स उनको एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ बच्चों के प्रति बहुत बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था, जो स्कूल एजुकेशन है वो फाउंडेशन है चरित्र निर्माण की, फाउंडेशन है कैरियर के निर्माण की, फाउंडेशन है
उस मानवता की निर्माण की, तो उसमें हम लोग सहयोग करें, उसमें हम लोग सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। जो फाउंडेशन लेवल पे जो मजबूती आएगी, उस मजबूती से जो आगे का बैच जो आगे जाएंगे और जो आगे जो बच्चे जाएंगे, उनके अंदर एक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो सीखने की कला है, पढ़ाया और फिर सिखाया, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर उसको लेकर भी हमारा प्रयास है। जिस अपेक्षा के साथ ये शिक्षा नीति, एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति लाई गई है, उसको हम जो है मतलब अचीव कर सके, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हमारे जो है निपुण भारत मिशन है, जो कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 3 के लिए लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं। और हमारे विद्यालयों का, हमारे शिक्षकों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे जब कक्षा 3 के बाद कक्षा 4 में जाएं, तो ये लर्निंग आउटकम्स लेकर के जाएं। एक बेसिक जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की जो हम बात करते हैं, वो लेकर के जाएं। जिनकी ट्रेनिंग हमने FLN में, इसके अतिरिक्त कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में निष्ठा के माध्यम से KVS हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस तथा स्कूल लेवल पे संपादित की है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से, जहां SP क्राइम चंद्रशेखर घोटके ने आरिफ की हत्या का खुलासा किया है और हत्या के आरोपी रोहताश को गिरफ्तार किया है, जो कि काशीपुर का निवासी है। आपको बता दें कि आरिफ का शव आवास विकास कॉलोनी के पीछे खेत में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त की, जिसके बाद SP ने 10 टीमों का गठन किया और कार्रवाई की। अंतर्गत एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे तुरंत कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त भी की गई थी। मोहम्मद आरिफ निवासी मछली बाजार जसपुर इसके रूप में की गई थी और इसी क्रम में थाना जसपुर में मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत भी तुरंत पंजीकृत किया गया था। और इस पूरे मामले को पर्दाफाश करने के लिए SSP महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे। 10 टीमें लगभग इसमें गठित की गई थी। काफ़ी मेहनत के बाद हमने अभियुक्त जो है रोहताश कुमार, ये निवासी हिम्मतपुर थाना ITI क्षेत्र का निवासी है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। दोनों के आपस में गुप्ताम गुत्ती हुई और उसी क्रम में अभियुक्त द्वारा जो है मृतक की हत्या की गई। खटीमा में एक घर में चोरी हो गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से पुलिस ने 50,000 नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हंसा बसेड़ा है ग्राम झंकट की, तो इनके द्वारा कल कोतवाली खटीमा में तहरीर दी गई। तो इनके घर से चोरी हो गई, जिसमें कि लगभग 7 तोला सोने की ज्वेलरी है और 50,000 नकद है। तो हमारी कोतवाली खटीमा पुलिस ने इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए तुरंत टीमें गठित करी और चोर की जो छानबीन है उसकी तलाश में क्षेत्र में जगह जगह पर दबिश दी गई। 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगभग 90% माल बरामद कर लिया गया है और कैश जो 50,000 था वो पूरा बरामद हो गया है और ज्वेलरी में से भी 90% लगभग बरामद हो चुका है और उसको चोर को अब माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में स्कूली छात्राएं अजीब सी हरकतें करती नजर आईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्कूल में दैवीय प्रकोप है, जिसके कारण ये बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में जब से नई बिल्डिंग में कक्षाएं संचालित की गई हैं, तब से लगातार ऐसे मामले बढ़े हैं, जिसके कारण कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो रहा है। नेपाल के राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के साथ भाजपा संगठन के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान कुमाऊं क्षेत्र में बन रहे मानस खंड मंदिर माला योजना के बारे में भी चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। वहीं नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के लीडर पंपा भूसाल ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर रहे हैं। दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। आप CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल
कि पूर्व में आप विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, अब उनकी पदाधिकारी हैं। ऐसे 5 लोगों का आना हुआ और इनके साथ हमारे विदेशी मामलों को जो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विदेश एक प्रकार से उत्तराखंड और नेपाल का जुड़ा हुआ बॉर्डर है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्वरूप को, संगठन ढांचे के संदर्भ में आप हमारे मध्य में थे। हमने भी नेपाल के आपके दल के संगठन भाव को समझा और अपने बारे में बताया। 2 पार्टी के बीच के संबंध सुदृढ़ करना, 2 देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ से हम जुड़े और एक अच्छे छिमेकी राष्ट्र है, वो संबंध और सुदृढ़ करने के लिए, 2 राष्ट्र के बीच के संबंध भी सुदृढ़ करने के लिए और एक दूसरे देश के राजनीतिक मुक्ति आंदोलन के साथ समर्थन भी रहा। इसीलिए ये विजिट के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगायत का को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश की खेल एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य चंपावत दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने पर कहा कि वह पार्टी और हाईकमान के निर्देशों का पालन करेगी। अगर पार्टी 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी तो वह पार्टी हाईकमान के आदेश का पालन करेंगी। दरअसल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा बदला नजर आ सकता है और इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। निर्देशों के क्रम में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। पार्टी के निर्देशों के क्रम में मैं यहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने अपने वक्तव्य यहाँ पे दे रही हूँ। आगे भी पार्टी का जो निर्देश होगा उसका अनुपालन करें। उत्तरकाशी में लोगों ने कूड़ा निस्तारण केंद्र पर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगर पालिका धोखा दे रहा है, जिससे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें हमने खिलाफत कर दिया था, अपोजिशन कर दिया था कि भाई ये नहीं है, उसके दम के लिए नहीं हो सकती। मैंने कहा अगर बन भी गया है तो यहाँ पर कई चीज़ें बढ़ सकती थी। नगर पालिका इन्होंने बोला कि नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका की जगह को उठा के ले जाए नगर पालिका, अपने घर में ले जाए उठा के, जगह को तो नहीं उठा सकता ना। जगह के मालिक तो हम हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी जगह पर कोई कुछ भी ऐसा भी नहीं कि हमारी जगह पर कोई कुछ भी। सारे लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हो रखे हैं। इसका हम लोगों 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया है। वैसे तो 4 साल से चल रही है लड़ाई, लेकिन 4-5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। भावी पीढ़ी को हम लोग जो है, सरकार हमको इतने गुमराह कर रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि पहले तो जो है हमारी ज़मीन ले ली गई है, ज़मीन छीनी गई, हमारा रोजगार छीना गया। यहाँ पर जो है अब ये कूड़ा दे रहे हैं इनाम में, मतलब लोगों को गुमराह कर रही है। स्पष्ट बात तो ये है, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर गलती हो गई तो 2-4 लोग तो जगह बेच नहीं सकते हैं। किसी को अधिकार नहीं है, इतनी आम जनता है। शासन प्रशासन की साइन भी नहीं है उसपे। ये रातों रात जाते हैं और साइन करवा के लाते हैं। किसकी मनमानी चल रही? 2-4 लोगों की मनमानी नहीं चलेगी यहाँ। हमारे साथ कम से कम 2,500-3 हजार लोग पीड़ित होंगे इससे, कचरे से। जनप्रतिनिधि हो, कोई हो, शासन प्रशासन हो, किसी को कोई मतलब नहीं। मरे बचे तो इनकी कहाँ से मनमानी। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में कई खामियां पाई थी। इसके बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करते हुए इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया। एसआईटी की जांच शुरू ही हुई है कि इस प्रकरण में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। सब रजिस्ट्रार के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है, यहाँ तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोग अपने खून पसीने से जमीन खरीदते हैं और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बोलकर कागज बदल दिए जाते हैं तो यह बहुत गलत है। के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना
अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया। इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। 6 सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी। वही विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के, विभाग वही है। योजना आयोग को नीति आयोग, क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप नई नई चीजों का गठन, नए नए नामकरण कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता के साथ बैठक ली और सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी सिटी हरबंस सिंह ने क्षेत्र में शांति माहौल बनाए रखने की अपील की और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत कर रूट निर्धारण किया। वहीं पार्षद ने सड़कों की सुरक्षा की मांग की है और कहा कि क्षेत्र में अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। विषय में आज बैठक हुई है, जिसमें प्रशासन के सभी लोग यहाँ मौजूद थे। चेयरमैन साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थी, थाना अध्यक्ष थे। सब ने यही निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जाए। जिस रोड से मुहर्रमदारी उठती है उसके गड्ढे भरे जाएं, पेड़ों की लोपिंग करी जाए, बिजली के तार सही करे जाएं। यही विषय के बारे में आज मीटिंग हुई। जो सड़कें खराब हैं उनको पहले भरा जाए, बाकी जो ट्रैफिक में जो रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनको हटाया जाए, और जिस रोड से जो हमें आदेश मिले हैं, जिस रोड से मुहर्रम निकालने हैं उसी रोड से निकलेंगे। और 10 बजे तक का समय दिया गया है ढोल ताशे बजाने का, और मैं प्रशासन का आभारी हूँ। हमेशा ये चलता आया है, आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है और उम्मीद करते हैं आगे कोई ऐसी बात होगी भी नहीं। मुहर्रम के पर्व को लेकर यहाँ पर मीटिंग ली गई है और सब लोगों को अवगत करा दिया गया कि उनके द्वारा क्या क्या किया जाना है। सबको सख्त निर्देश दिए गए कि 10 बजे के बाद किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ताजियों की हाइट 12 से 14 फुट से ज़्यादा ना हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ के जो नागरिक हैं उनको द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर कई रोड पे गड्ढे हैं, तो एएमएनए को, जो नगर निगम के एएमएनए, उनको अवगत करा दिया गया। उन्होंने गड्ढे भरने की अनुमति कहा है कि गड्ढे भर दिए जाएंगे। जो आगामी त्यौहार है हमारा मुहर्रम का, उसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक मंडलपुरा थाने के अंतर्गत की गई है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनके द्वारा जो हमारे जो मुहर्रम के जुलूस का जो रूट होता है उस पर जो जो व्यवस्थाएं करानी है उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरवाने के लिए इसमें आदेशित कर दिया गया है। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती हैं और जो बिजली के तार जो ढीले हो रहे हैं उसके लिए विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी तार लूज हैं उसको तत्काल सही करा लें। और पानी की व्यवस्था के लिए भी कर दिया गया है, साफ सफाई के लिए कर दिया गया है। समस्त तरीके की व्यवस्थाएं जो रूट के लिए चाहिए वो सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।